गुड इवनिंग स्टूडेंट। जूलॉजी वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। चलो इस टॉपिक की तरफ चले हम आगे। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। तो सभी प्राणियों में क्या चलती है? उपापचय प्रक्रिया, मतलब श्वसन की घटना चलेगी और उपापचय की प्रक्रिया चलेगी। और इस प्रक्रिया के दौरान दो चीजें होंगी। एक तो यहाँ पर क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। समुद्र मंथन करते हैं तो दो चीजें निकलती है, एक है अमृत और वो अमृत क्या है? ऊर्जा। प्लस दूसरी चीजें और भी निकलती है, वो है विष। और जो विष है यहाँ पर वो है अपशिष्ट पदार्थ। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। और इन अपशिष्ट पदार्थों का संचय, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ है हमारे पास क्रियाओं में? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का शरीर क्या करता है? संचय। और इनमें प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अपशिष्ट पदार्थ जो कूड़ा कचरा हमारे शरीर में निर्मित हो गया है, क्या हम कूड़े कचरे को घर के अंदर संभाल के रखेंगे? नहीं। कूड़े कचरे को कहाँ फेंकेंगे? घर से बाहर। तो यहाँ पर या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से इनका क्या करेंगे? निष्कासन। क्यों? क्योंकि जैसे जल है, जल का हम पूर्णतः निष्कासन नहीं करेंगे, आंशिक रूप से करेंगे। जैसे अमोनिया है, पूर्णतः निष्कासन शरीर से करेंगे। तो पूर्णतः या आंशिक रूप से इनका क्या करेंगे? हम निष्कासन। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में तीन मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला हमारा है अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक अम्ल। ये तीन जो हमारे मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल, और इनको शरीर से कहाँ फेंकना है? बाहर। इन तीन मुख्य उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के हमारे पास? तीन। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब एक एक करके तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमोनोटेलिक। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है। किनमें? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में सबसे ज्यादा विषैली टॉक्सिक कौन सी है? अमोनिया। और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की क्या होती है? आवश्यकता। क्योंकि जो ज्यादा विषाक्त है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, इसलिए पानी की मात्रा क्या चाहिए? ज्यादा। और इसी अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग, अमोनोटेलिज्म प्रक्रिया कहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहा है? अमोनोटेलिज्म। इस अमोनिया को कहाँ निकालना? शरीर से बाहर। इस प्रक्रिया का नाम है अमोनोटेलिज्म। और ऐसा कुछ विशेष जीव कर पाएंगे जो जलीय जीव है, जैसे अस्तिल मछली। मछली जल की रानी है और ये अस्तिल मछली, उभयचर और जलीय कीट। कौन कौन से यहाँ पर होंगे? अस्तिल मछली, उभयचर और जलीय कीट उत्सर्जी कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। देखो यहाँ पर ये उभयचर नहीं आएगा, एम्फीबियंस जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर ऐसे उभयचर, ऐसे एम्फीबियंस जो कहाँ है? जल में। कौन से उभयचर? जलीय उभयचर। अस्थिल मछली और जलीय उभयचर और जलीय कीट जो है, ये सब कहाँ आएंगे? अमोनोटेलिज्म में। कीट और यहाँ पर कौन आएगा? जलीय उभयचर और जलीय कीट इसमें क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे मोलास्का, जो जलीय मोलास्का है, उनको भी हमने कहा शामिल किया है? अमोनोटेलिज्म में। तो जलीय जीव अधिकतर कहाँ रखे गए हैं? अमोनोटेलिज्म में। अमोनिया सरलता से घुलनशील है,
इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाती है। तो ये जो अमोनिया है ये आसानी से जल में क्या है, घुलनशील। तो इस अमोनिया को गिल्स के द्वारा, ये गिल्स है, और इस गिल्स के द्वारा इस अमोनिया को कहाँ छोड़ दिया जाएगा, जल के अंदर, क्योंकि अमोनिया तेजी से जल में घुलनशील होकर बाहर चली जाएगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण द्वारा ये कहाँ चली जाएगी, शरीर से बाहर। तो किस तरह जाएगी, शरीर की सतह से इसका क्या हो जाएगा, विसरण। या अगर जलीय मछली या स्थिर मछली है तो उनमें किसके द्वारा होगा, क्लोम या गिल्स के द्वारा, सतह के द्वारा, विसरण द्वारा क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर। उत्सर्जन में वृक्क की कोई मुख्य अहम भूमिका यहाँ नहीं होगी। अहम भूमिका यहाँ नहीं होगी, किसमें, उत्सर्जन में। क्यों नहीं होगी मेन भूमिका यहाँ, क्योंकि उत्सर्जन का काम जो है वो सीधा शरीर की सतह या गिल्स से होगा। यहाँ कोई वृक्क की आवश्यकता नहीं है, जबकि मछलियों में वृक्क उपस्थित है, जानकर हैरानी होगी आपको, लेकिन फिर भी वृक्क की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। प्राणियों में अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेरिक कहलाते हैं, और जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक। चलो अगला चले यहाँ पर, यूरियोटेलिक। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन। और जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या नाम दिया है, यूरियोटेलिक। क्योंकि हम जानते हैं अमोनिया अधिक विषाक्त है और उसके लिए जल की मात्रा अधिक चाहिए, तो फिर हमने एक अलग उपाय किया है, हमने यूरिया का निर्माण किया, क्योंकि यूरिया को निष्कासित करने के लिए जल की मात्रा कम चाहिए, और ऐसे जीवों को क्या कहा है, यूरियोटेलिक। उदाहरण देखें तो स्तनधारी मैमल्स, कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां। देखो यहाँ पर कौन सी मछलियां ली गई है, समुद्री मछलियां है। समुद्री मछलियां जो है वो कैसी है, यूरियोटेलिक। और स्थलीय उभयचर जो है वो भी कैसे हैं, यूरियोटेलिक। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिया गया है, स्तनधारी, वो कैसे हैं, यूरियोटेलिक है। तो तीन मुख्य उदाहरण याद रखना है, स्तनधारी, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां कहाँ रखी गई है, यूरियोटेलिक में। मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरियोत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया, अमोनिया इनमें भी निर्मित होगी, किनमें, इस यूरियोटेलिक में। लेकिन इस अमोनिया को यकृत के द्वारा यूरिया में क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तित, और रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्क द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। मतलब काम की बात ध्यान देना, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में। किससे निर्मित होगी, अमोनिया से निर्मित होगी, क्योंकि अमोनिया अधिक विषाक्त है। तो इसको सीधा शरीर से बाहर निकालेंगे, जल की मात्रा क्या चाहिए, अधिक। तो हम किसकी सहायता लेते हैं, यूरिया की। तो हम अमोनिया को किस में बदलेंगे, यूरिया में। कौन बदलेगा, यकृत। और फिर से रक्त में छोड़ देगा, और ये यूरिया रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचेगी, वृक्क में, और वृक्क छान के यूरिया को शरीर से कहाँ निकाल देगा, बाहर। कुछ प्राणियों में वृक्कों के आधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। यूरिया की मात्रा मतलब पूरी यूरिया को शरीर से बाहर नहीं छोड़ा जाता, कुछ मात्रा में यूरिया हमारे शरीर के वृक्क के अंदर जो रीजन है, मैट्रिक्स आधात्री, उसमें उपस्थित रह जाती है। और इसकी विस्तृत जानकारी हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो आगे आने वाला, इसलिए अभी यहाँ इस पॉइंट को इतना ही होल्ड करके रखना है आपको। चलो अगला पॉइंट देखें हम, यूरिकोटेलिक। अभी मैंने बताया ये स्थलीय क्या है, अनुकूलन, एडाप्टेशन, और सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघे तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। और सबसे कम जो विषाक्त है वो कौन है, यूरिक अम्ल। सबसे अधिक अमोनिया,
और सबसे कम यूरिक अम्ल। और जल की कम मात्रा के साथ, इसमें जल की मात्रा क्या चाहिए, बहुत कम, और इसीलिए गोलियों या पेस्ट के रूप में होता है। और यूरिक अम्ल उत्सर्जी को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। तो इसको जीव अपने शरीर से किस रूप में निकालेंगे, तो गोलियां या पेस्ट के रूप में निकालेंगे। और सरीसृप, इसका मुख्य उदाहरण कौन कौन है, सरीसृप, पक्षियों और स्थलीय घोंगे और कीट। ये कीट कौन से है, स्थलीय। कौन सा कीट है, स्थलीय, क्योंकि जलीय कीट तो उधर ले लिए हमने, किसमें, अमोनोटेलिक में। ये कीट कौन से हैं, स्थलीय कीट। तो सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंगा और कीटों में क्या है, यूरियोटेलिक है वो, यूरिक अम्ल का क्या होता है, स्त्रावण। तो ये जो है यहाँ पर मात्रा, जल का संरक्षण करने के लिए, जल की कम से कम मात्रा के लिए ये गोलिकाओं में या पेस्ट के रूप में इसका क्या करते हैं, उत्सर्जन। चलो अगले चले। जीवों में उत्सर्जी अंग। जीवों में अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में उपस्थित होती है। किस रूप में है ये, सरल नलिकाकार रूप में उपस्थित है। नली है, पाइप है, ट्यूब है, होगा ही, ट्यूब होगा, उस ट्यूब में से ही तो ये मूत्र गुजरेगा, ये फिल्ट्रेट गुजरेगा। जबकि अकशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें कहा गया है वृक्क। तो अकशेरुकियों में सरल नलिकाकार है संरचना, क्योंकि वृक्क का निर्माण ही नहीं हुआ है। लेकिन जटिल में किसका निर्माण हो गया है, वृक्क का। और ये जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें क्या नाम दिया है, वृक्क। आदि वृक्क प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं। सबसे पहले हम जीवों में देखेंगे किसमें कौन कौन से उत्सर्जी अंग है। तो पहला हमने लिया है प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, या इन्हें ही नाम दिया है फ्लेम सेल्स। किसमें उपस्थित होगी, संघ प्लेटीहेलमिन्थिस, चपटे क्लमी जैसे प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस संघ का। रोटिफर्स संघ, एनेलिडा संघ, केचुआ आता है। सिफेलोकॉर्डेटा का उदाहरण कौन है, एम्फिऑक्सस। ये सिफेलोकॉर्डेटा कार्डेटा का भाग, और इन सभी में उत्सर्जी अंग क्या होगा, ज्वाला कोशिकाएं। पर ज्वाला कोशिकाएं सबसे मुख्य लक्षण किसका है, प्लेटीहेलमिन्थिस। मुख्य लक्षण किसका है, प्लेटीहेलमिन्थिस का। पर ध्यान रखना सभी में उत्सर्जी अंग क्या होगा, ज्वाला कोशिकाएं। और ये उत्सर्जन के साथ साथ आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरणी नियमन से भी संबंधित है। इन जीवों के शरीर में ये आयंस, शरीर के द्रव का आयतन का भी क्या करते हैं, नियंत्रण। कौन करेगी, यही ज्वाला कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रिडिया। अगला उत्सर्जी अंग देख रहे हैं हम, वृक्क या नेफ्रिडिया। और ये जो वृक्क या नेफ्रिडिया है, ये केचुए और अन्य एनेलिड्स में नलिकार उत्सर्जी अंग है। तो एनेलिडा संघ का मुख्य उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया जो है वृक्क या नाइट्रोजन अपशिष्टों को उत्सर्जन करने के साथ साथ द्रव और आयनों का भी क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। तो ये आयनों का संतुलन भी बना के रखेगा कौन, यहाँ का नेफ्रिडिया, या इसे क्या कहा है, वृक्क। केचुआ या एनेलिडा, एनेलिडा का उदाहरण ही केचुआ है, एनेलिडा संघ है जिसका उदाहरण क्या है, केचुआ। अगला चले, मालपीजी नलिकाएं। तिलचट्टा, काकरोच सहित अधिकांश कीटों में क्या है, मालपीगी नलिकाएं। हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं टिश्यू चैप्टर्स में। और टिश्यू चैप्टर में हमने देखा कि मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर 100 से 150 मालपीजियन नलिकाएं थी, वहां पर ट्यूब थे पतले। और इन ट्यूब्स के माध्यम से कीटों में, क्योंकि हमने काकरोच पढ़ा है इसलिए कीटों में मालपीजन नलिकाएं उत्सर्जी अंग है, जिसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। क्या काम करेगा ये, उत्सर्जन और परासरण नियमन का काम करेगा कौन, मालपीजी नलिकाएं कीटों में। कीट आता है संघ आर्थ्रोपोडा का, और इसी संघ आर्थ्रोपोडा का एक और जीव है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन प्राणी जैसे झींगा, प्रॉन,
केकड़ा, इनमें संरंगिका ग्रंथियां एंटीनल ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियां ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं ये इनके क्या है उत्सर्जी अंग। आर्थ्रोपोडा संघ में कीट में मालपिजियन नलिका और आर्थ्रोपोडा संघ में क्रस्टेशियन में एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स उत्सर्जी अंग होगा। क्रस्टेशियन प्राणी का उदाहरण क्या है? झींगा। चलो आगे चले यहां से। मानव उत्सर्जन तंत्र, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? मानव के उत्सर्जित तंत्र में। और मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। ये देखो यहाँ पर, यह है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक यहाँ पर मूत्राशय और एक यहाँ पर क्या है? मूत्र मार्ग। और इन सभी से मिलकर यहाँ क्या बना है? मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या नाम बन गया है? मानव उत्सर्जन तंत्र। और इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक जोड़ी वृक्क या किडनी। चले आगे हम। वृक्क या किडनी की संरचना। और वृक्क सेम के बीज के आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। इसका आकार देखो, इसका आकार अगर हम देखें तो सेम के बीज के आकार की है ये, सेम के बीज के आकार की है ये। रंग है लाल भूरा और इसके ऊपर लगी है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स भी लगी है इसको ऊपर। कहां से कहां तक फैली है? अंतिम बक्षीय T12 से लगाकर L3 कटी कशेरु की, तीसरी कटी कशेरु की L3 तक फैली हुई है ये। समीप उदर गुहा में, किस गुहा में है? उदर पेट वाली गुहा, उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित है। अधर सतह सामने नहीं है, किडनी कहाँ है? पीछे पृष्ठ सतह पर। और दोनों मतलब कशेरु की दंड वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ है एक क्या? किडनी या वृक्क। तो T12 से लगाकर कहां तक रहेगी? L3 तक। एक वृक्क इधर है तो दूसरी वृक्क इधर है। ये वर्टिबल कॉलम कशेरु के दंड के दोनों तरफ है। किस सतह पर? शरीर के पृष्ठ सतह पर ये उपस्थित होती है। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। भाग इस किडनी का आता है एक का लगभग 120 से 170 ग्राम तक होता है इसका भार। कोई बहुत अधिक भार नहीं है इसका। आगे चलें इसमें। वृक्क के केंद्रीय भाग की, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉन्वेक्स सतह मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम नाम दिया है। देखो ये पूरी वृक्क है सेम के बीच के आकार की और यहाँ पर एक खांच दिखाई दे रही धसी हुई और इस खांच को क्या नाम दिया है? हाइलम। और इस हाइलम खांच से तीन चीजें प्रवेश करती है। इससे होकर मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी और तंत्रिका प्रवेश करती है। तीन पाइप। मूत्रवाहिनी ये रही पहली, वृक्क, सिरा और धमनी ये रही, वृक्क, सिरा, धमनी ये मूत्रवाहिनी, और रक्तवाहिनी ये रही रक्तवाहिनी, सिरा और धमनी ये जो है ये रक्त को लेकर जा रही सिरा और धमनी, और ये यहाँ पर मूत्रवाहिनी, और यहीं से प्रवेश करती है कौन? तंत्रिकाएं। तीन व्यक्ति इस खांच से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर खांच का नाम है, उस खांच को क्या कहा है? हाइलम। और इस हाइलम खांच से प्रवेश कर रहे हैं तीन। एक है वृक्क धमनी सिरा रक्तवाहिनी, दूसरा मूत्रवाहिनी और तीसरा तंत्रिका, तंत्रिकाएं कोशिकाएं भी प्रवेश करती। प्रभु यहाँ नहीं दिखाया नहीं चित्र में, तीन लोग प्रवेश करते हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार की रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणी पेल्विस कहते हैं। ये रहा रीजन, ये वाला कीप नुमा संरचना जिसको नाम क्या दिया है? पेल्विस। इसे ही क्या बोल दिया है? पेल्विस। और इस पेल्विस रीजन, ये देखो यहां से दिया भी इनने पेल्विस रीजन, क्या बोला है? पेल्विस। और इस पेल्विस रीजन से निकली होती है प्रोजेक्शन, ये निकले प्रोजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे प्रोजेक्शंस को नाम दिया है
इससे निकलने वाले प्रोजेक्शनों को नाम दिया है कैलिक्स कहते हैं, और वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। ये वृक्क जो घिरा हुआ है ये क्या है? वृक्क आवरण या दृढ़ संपुट है। और ये जो प्रोसेस निकली यहाँ पेल्विस रीजन से, इन्हें कहा जाता है कैलिसेस, मेजर कैलिस और माइनर कैलिस। यहाँ मेजर कैलिस 2 से 3 होते हैं, ये बड़ा कैलिस ये वाला मेजर कैलिस, और ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये माइनर कैलिस है। यहाँ पर ये माइनर कैलिस है। आगे अगर बात करें यहाँ से, वृक्क में 2 भाग है, बाहरी वल्कुट और भीतरी मध्यांश मेडुला। देखो यहाँ पर बाहर की तरफ ये वाला भाग है वल्कुट और अंदर वाला भाग मध्यांश। ये अंदर वाला भाग मध्यांश और बाहर वाला भाग वल्कुट, और मध्यांश में ये पिरामिड के आकार की संरचनाएं बन जाती जिनको हम नाम देते हैं मध्यांश पिरामिड। और ये जो वल्कुट का रीजन है ये मध्यांश पिरामिड के अंदर धस गया है, और धसे हुए भाग को हम कहते हैं बर्तनी के स्तंभ। कोर्टेक्स का वो भाग जो मध्यांश में धस चुका है उसे कहा जाता है बर्तनी के स्तंभ। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बढ़ा है जो कि चषकों में फैले होते हैं, कैलिसेस में वो फैले होते हैं। और वल्कुट मध्यांश पिरामिडों के बीच फैलकर वल्कुट स्तंभ बनाते हैं जिन्हें नाम दिया है बर्तनी के स्तंभ। जो अभी मैंने बताया वही क्या है? बर्तनी के स्तंभ। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है वृक्काणु या नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की बात करें तो प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख। जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती है जो वृक्क या किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या है? इकाई। तो किडनी या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा है हमने? वृक्काणु या नेफ्रॉन। और इसमें 2 भाग होते हैं, गुच्छ व वृक्क नलिका। इन दोनों भागों को अब हम आगे समझेंगे चित्र के माध्यम से कि क्या है गुच्छ और क्या है वृक्क नलिका। चलो, नेफ्रॉन के 2 भाग में से सबसे पहला भाग जो हमारे सामने है वो है ग्लोमेरुलस। क्या है ग्लोमेरुलस? उसको समझते हैं। ग्लोमेरुलस वृक्कीय धमनी की शाखा, अभिवाही धमनिकाओं, अफरेंट आर्टेरियोल्स से बनी केशिकाओं का एक गुच्छा है। केशिकाओं का एक गुच्छा है, समझो यहाँ पर यह है अपवाही धमनी का अफरेंट आर्टरियोल्स, ये है इफरेंट आर्टरियोल्स, और ये अभिवाही धमनी का अफरेंट आर्टरियोल्स, ये है अफरेंट। और इस अफरेंट से पतली पतली शाखाएं बढ़ जाती, जैसे ये बड़ी चौड़ी पाइप आई है, फिर इससे पतली 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 पाइप ऐसी निकल जाए, और इन पाइपों का ये जो गुच्छा है, इन पाइपों का ये जो गुच्छा है यहाँ दिखाई दे रहा है, पतली पतली केशिकाओं का, ये केशिकाओं का गुच्छा क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया है? ग्लोमेरुलस। तो केशिकाओं का एक गुच्छा है कौन? ग्लोमेरुलस। किससे बना है? अभिवाही धमनी का। अफरेंट आर्टरीज जो है वो पतली पतली शाखाओं में बढ़ गई, पतली पतली केशिकाओं में बढ़ गई, और इन केशिकाओं का गुच्छा ही क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका अफरेंट आर्टरियोल्स द्वारा ले जाया जाता है, और यहां से फिर एक पतली निकलती है, सभी एक जगह जाकर जुड़ जाती है। ये चौड़ी पाइप और ये पतली पाइप, और इस पतली पाइप को फिर क्या नाम दिया है? अपवाही धमनी या इफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये रक्त को लाती है और ये रक्त को क्या करती है? ले जाती है। तो रक्त को ले जाने का काम कौन करेगी? अपवाही धमनी, और रक्त को लाने का काम कौन करेगी? अभिवाही धमनी। ठीक है, ये था ग्लोमेरुलस, पहला भाग। दूसरा भाग इसी का है बोमन संपुट। क्या बोला गया है? बोमन संपुट। ये कप जैसी, प्याले जैसी संरचना को क्या कहा है? बोमन संपुट कहा है, जिसमें ये ग्लोमेरुलस रखा है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस
इस बोमन संपुट के, ये प्याले जैसी संरचना दिख रही है आपको, और इस प्याले जैसी संरचना के अंदर क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है ग्लोमेरुलस। क्या रखा हुआ है? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों को मिलाकर, बोमन संपुट और यह है हमारा ग्लोमेरुलस, और दोनों को मिलाकर, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर कहा जाता है मालपीगिकाय या वृक्क कणिका, कार्पसस। वृक्क कणिका या मालपीगिकाय, इनको क्या दिया है? नाम। तो ये पहला भाग है किसका? ये पहला भाग है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के दो भाग देखे हमने, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा भाग है वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाएं आगे देखेंगे अब हम। तो पहले ग्लोमेरुलस को समझा हमने कि ग्लोमेरुलस क्या है? रक्त लाने वाली अभिवाही धमनी। ये रक्त लाती है और पतली पतली केशिकाओं में बढ़ जाती है, और केशिकाओं का ये गुच्छा जो है यही कहलाता है ग्लोमेरुलस। फिर ले जाने वाली को क्या कहा है? रक्त को यहां से अपवाही धमनी, लाने वाली अभिवाही और ले जाने वाली अपवाही धमनी का। ठीक है। और ग्लोमेरुलस किसमें रखा हुआ है? एक प्याले जैसा, एक कप जैसी संरचना है, जिसे हमने नाम दिया है बोमन संपुट। और इन दोनों को मिलाकर हमने कह दिया है मालपीगिकाय या वृक्क कणिका। कार्पसस बनाते हैं, निर्माण करते हैं। चलो आगे चले यहां से। अगला भाग है वृक्क नलिका। दो भागों में बांटा हमने, एक है हमारा ग्लोमेरुलस पहला भाग, और दूसरा है वृक्क नलिका। और वृक्क नलिका यहां से शुरुआत होती है। वृक्क नलिका की शुरुआत है पीसीटी, समीपस्थ संवलित नलिका, अवरोही भुजा और आरोही भुजा, हेनले पास, हेनले लूप। ये दूसरा भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और तीसरा भाग है दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी। तीन भाग है वृक्क नलिकाओं के ट्यूब्स के। इन तीनों भागों को हम यहां से समझते हैं। अब बोमन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। देखो यहां पर अति संवलित, पूरी ज्यादा से ज्यादा कुंडलित होती है, जैसे हीटर होता है, हीटर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, वैसे ही कुंडलित नलिका है जिसको नाम दिया है पीसीटी, समीपस्थ संवालित नलिका। तो समीपस्थ संवालित नलिका पीसीटी जो है वो अति कुंडलित संरचना है, और वो जाकर खुलती है किसमें? हेनले पास, हेनले लूप में जाकर वो क्या कर जाती है? खुल जाती है। हेनले लूप हेयर पिन के आकार का यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड संरचना है, जिसमें एक भुजा नीचे जा रही है जिसको अवरोही या डिसेंडिंग लूप कहा, एक भुजा ऊपर आ रही जिसको आरोही या असेंडिंग लूप कहा। असेंड हो रही है, आरोहण कर रही है, और अवरोही भुजा है, डिसेंड हो रही है, नीचे गिर रही है। और इनका आकार कैसा है? हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका प्रारंभ होती है डीसीटी। और इस अवरोही भुजा, अवरोही मतलब, आरोही मतलब ऊपर उठने वाली भुजा से एक फिर कुंडलित संरचना निकल रही है जिसको हमने नाम दिया है दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी। ये भी ट्यूब है, पीसीटी भी ट्यूब है और डीसीटी भी ट्यूब है। तो ये कुंडलित संरचनाएं हैं पीसीटी डीसीटी, और ये यहाँ पर बिल्कुल नीचे जाती हुई भुजा और ऊपर आती हुई पतली भुजा, अवरोही और आरोही भुजाएं हैं यहाँ पर। ये है लूप। अब इसके बाद ये जाकर खुल जाती है संग्राहक नलिका में। किसमें खुलेगी? संग्राहक नलिका में। और ये पूरी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को हमने कहा वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन, जो यहां से दिखाई दे रहा है। आगे चले। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी एक सीधी संग्राहक नलिका में खुलती है। किसमें खुलेगी? एक सीधी संग्राहक नलिका। ये रही यहाँ पर सीधी संग्राहक नलिका में खुल जाती है, एक नहीं कई सारी डीसीटी आकर उस संग्राहक नलिका में खुलती है।
अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर कैलिक्स के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय पेल्विस में खुलती है। ये जैसा हमने देखा है किडनी का, ये वाला भाग पिरामिड्स, और इन पिरामिड्स के अंदर हमने यहां पर बात की थी कुछ ऐसी, ये वाला रीजन जो है वो क्या कहलाता है, पेल्विस। तो ये जो है पेल्विस में आकर, वृक्कीय पेल्विस में आकर कौन खुल रहा है, वो खुल रहा है हमारी डीसीटी, सॉरी संग्रहक नलिका आकर किसमें खुल रही है, पेल्विस में आकर खुल रही है। और वृक्काणु की वृक्क कणिका, मालपीजी काय, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में तथा जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो ये जो यहां पर स्ट्रक्चर अगर देखें, संरचना देखें, तो ये बाहर वाला भाग क्या है, वल्कुट, और ये वाला भाग क्या है, मध्यांश। तो इस वल्कुट क्षेत्र में क्या उपस्थित है, वल्कुट क्षेत्र में उपस्थित है पीसीटी, बोमन्स कैप्सूल और डीसीटी। ये तीनों संरचनाएं कहाँ है, वल्कुट में। लेकिन जो इसका हेनले लूप लंबा ट्यूब है वो कहाँ है, लंबा ट्यूब मध्यांश वाले भाग में क्या है स्थित। ये पॉइंट यहाँ से बता रहा आपको। और अभी हम जब नेफ्रॉन देखेंगे थोड़ा आगे तो और समझ में आएंगी चीजें आपको। दो प्रकार के नेफ्रॉन हैं। कितने प्रकार के हैं नेफ्रॉन, दो। पहला नेफ्रॉन वल्कुटीय नेफ्रॉन, क्योंकि ये उसी के आधार पर हमने दो प्रकार के नेफ्रॉन दिए हैं कि कौन सा भाग कहाँ स्थित है। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे होते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटीय वृक्क कहा जाता है। चलो समझ लेते हैं। यहां पर ये यहां पर हमारा दो भाग बना देता हूं मैं। ये है हमारा वल्कुट और ये वाला भाग है हमारा मध्यांश। वल्कुट भाग के अंदर ये रहा हमारा बोमन कैप्सूल, ये डीसीटी और ये हमारा हेनले लूप, सॉरी ये पीसीटी, फिर ये हमारा डीसीटी और ये संग्राहक नलिका। अगर हमारा जो नेफ्रॉन है उसमें ये जो हेनले पास है, ये हेनले पास, हेनले लूप जो है ये बहुत छोटे होते हैं, छोटे हाइट के हैं, बहुत कम हाइट के हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे हैं। देखो मध्यांश में बहुत कम धसा हुआ है। ऐसे नेफ्रॉन को कहा जाता है वल्कुटीय नेफ्रॉन और ये सर्वाधिक होते हैं। लगभग 80% कौन से नेफ्रॉन है हमारे पास, वल्कुटीय नेफ्रॉन। मतलब बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कहाँ उपस्थित होंगे, वल्कुट क्षेत्र में। और मध्यांश में केवल कौन होता है, हेनले लूप। लेकिन हेनले लूप की लंबाई कम होने के कारण मध्यांश में कम धसा होता है। आगे यदि हम बात करें मध्यांश वृक्काणु, कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें मध्यांश वृक्काणु जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। चलो इधर से समझ ले इसको, यहीं से कि इनके अगर हम भाग देखें यहां से तो ये नेफ्रॉन ऐसे होंगे, ये बोमन संपुट, ये डीसीटी, पीसीटी, ये हेनले लूप। ये जो है इनका देखो यहां पर हेनले लूप बहुत लंबा है, इनका हेनले लूप छोटा है और इनका हेनले लूप लंबा है। लंबे हेनले लूप जो मध्यांश में गहराई तक धसे होते हैं उन्हें मध्यांश वृक्काणु या मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। लगभग ये 20% होते हैं। क्या होते हैं, 20% तक ये मध्यांश वृक्काणु होते हैं। तो ये दो प्रकार के वृक्काणु देखे। अब चलते हैं वासा रेक्टा
क्या है वासा रेक्टा? तो हमने अभी जो नेफ्रॉन देखा, ये नेफ्रॉन का पीसीटी, फिर ये हमारा लूपा फेनले, ये डीसीटी, अगर इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो इसी के पास पास समीप में चलती है रक्त वाहिनी है। ये है यहां पर, ये जो साथ साथ चलती है, जो कि ये किसका भाग है, यहीं से निकली हुई है, ये है हमारी इफरेंट। इफरेंट जो आर्टरी है उसी की शाखाएं बढ़ गई है, और वो बटी हुई शाखाएं इस हेनले लूप के आसपास केशिकाओं का क्या बना रही है, जाल। और उस जाल को हमने नाम क्या दिया है, वासा रेक्टा कह दिया है। चलो इसको वासा रेक्टा को यहीं से पढ़ते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका, ये रही अपवाही धमनिका, गुच्छ से निकली है, वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है। यह रहा सूक्ष्म केशिका का जाल, यह है केशिका, और ये सूक्ष्म केशिका का क्या बना रही है, जाल, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, परिनालिका केशिका जाल कहा जाता है इस पूरे जाल को। और इस जाल के निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए, देखो हेनले लूप के क्या चल रही है, समानांतर, उस जहां हेनले लूप चल रहा है उसी के समानांतर चल रही है, और कैसा आकार बनाती है, यू आकार की संरचना वासा रेक्टा कहलाती है। इनका आकार कैसा है, यू, देखो यहाँ पर ये कैसी बन रही है, यू आकार की, वो इसे नाम दिया है वासा रेक्टा। एक्चुअली में वासा रेक्टा क्या है, केशिकाओं का जाल जो हेनले लूप के समांतर क्रम में चल रही है और आकार कैसा बना रही है, यू आकार, और उसी संरचना को क्या नाम दिया है, वासा रेक्टा। वलकुटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा तो अनुपस्थित है या अत्यधिक हासित होती है। वासा रेक्टा किस वृक्काणु में, वलकुटीय वृक्काणु, क्यों, क्योंकि वलकुटीय वृक्काणु में ये जो हेनले लूप है छोटा होता है, तो ये ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, तो इसके आसपास ज्यादा वासा रेक्टा उपस्थित नहीं होगी। चलो ये वासा रेक्टा की बात कर ली हमने। अब चलते हैं हम मूत्र निर्माण की तरफ, और मूत्र निर्माण में तीन मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। कैसे मूत्र का निर्माण होता है, उसमें कितनी प्रक्रियाएं शामिल है, तीन। सबसे पहली है गुच्छीय निस्यंदन, फिर इसके बाद पुनः अवशोषण, और इसके बाद स्त्रावण। ये तीन प्रक्रियाएं हैं, एक एक करके समझेंगे। गुच्छीय निस्यंदन, मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहा जाता है। केशिका गुच्छ मतलब ग्लोमेरुलस, किसकी बात चल रही है, ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या होगा, मूत्र का निर्माण होगा, रक्त का निस्यंदन होगा, रक्त छनेगा, फिल्टर्ड होगा। वृक्काणु वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है प्रति ml, कितने में, प्रति मिनट, एक मिनट में 1100 से 1200 ml रक्त को छान दिया जाता है, जो कि हृदय द्वारा एक मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर है। क्योंकि रक्त हमारे हृदय से निकलता है, एक मिनट के अंदर निकलता है 5 लीटर, कितना निकलता है, 5 लीटर, और यहाँ 1 लीटर छन रहा है। इसका मतलब 1/5 भाग को हम क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। कौन छान रहा है, वृक्क या किडनी छान रही है। तो एक मिनट में यहाँ 5 लीटर रक्त निकलता है, लेकिन क्षमता कितना है, 1 लीटर छाना जाता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब अधिक रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन कराता है,
और ये तीन परतें गुच्छ की रक्त केशिकाओं की आंतरिक उपकला, पहली है रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमन संपुट की उपकला तथा दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। ये तीन परतें यहाँ पर, एक, दो और ये आधार झिल्ली तीन। अब इन तीन को यहां से समझते चित्र के द्वारा, तब समझ में आएंगी चीजें आपको। ये मैं यहाँ चित्र बना रहा हूं, बोमन संपुट, ये रहा हमारा बोमन संपुट। ये बोमन संपुट। बोमन संपुट में जो झिल्ली है वहां दो है, बाहर की तरफ सल्की और अंदर की तरफ है पोडोसाइट्स कोशिकाएं। यहाँ अंदर पोडोसाइट्स लगी है, ऐसी दो झिल्ली है यहाँ, ये लगी हुई है पोडोसाइट्स कोशिकाओं की, दोहरी झिल्ली है। बोमन संपुट में ये वाली है पोडोसाइट्स और ये सल की उपकला, ये वाली। अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब यहां से आने वाली मोटी और इधर पतली पतली शाखाओं में बढ़ गई है। देखो यहां से फिर ये बटी, फिर पतली शाखाओं में बटी, फिर यहां पर और आई, ये बढ़ गई यहां पर ऐसी। इधर से आने वाली थोड़ी मोटी है, इधर वाली थोड़ी और पतली कर दो, क्योंकि ये और थोड़ी पतली है यहाँ पर। ये तो आने वाली जो है यहाँ पर, ये अफरेंट, और ले जाने वाली कौन सी है, इफरेंट। तो जब रक्त जो आता है अफरेंट में, उसकी पाइप जो है वो है चौड़ी पाइप। और हम जानते हैं दाब जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। दोनों में कैसा रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है। तो यहाँ क्या हो रहा है वो समझना है। यहाँ रक्त लेकर आने वाली जो है, वो रक्त लेकर आ रही है कौन, अभिवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी क्या ला रही है, रक्त। यह रक्त ला रही है कौन, अभिवाही धमनी। और जब रक्त यहाँ केशिकाओं में बढ़ता है, इसमें बटेगा केशिकाओं में, तो केशिकाओं का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या है, कम। पतली पाइप है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम, और पाइप कैसी है, पतली। और ये जो इधर वाली इफरेंट है, इसका भी एरिया कम है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। तो दोनों के एरिया में परिवर्तन है, तो दोनों के दाब में क्या आएगा, परिवर्तन। यहाँ का दाब कम होगा और यहाँ का दाब क्या होगा, अधिक। और ये दाब के अंतर के कारण यहां से रक्त छन कर आना शुरू कर देगा। कहां पर शुरू कर देगा, इस बोमन संपुट में रक्त आना क्या कर देगा, शुरू। लेकिन रक्त छन कर आएगा तीन झिल्लियों से। अब वो तीन झिल्लियां कौन सी है, थोड़ा सा बता दूं यहां पर। पहली झिल्ली रक्त वाहिनी की केशिका की झिल्ली, पहली। दूसरी, इनके बीच उपस्थित यह द्रव्य जिसको आधारीय परत, दूसरी। और तीसरी है सल की उपकला, ऊतक किसकी, बोमन संपुट की। ये तीन परतों से रक्त छन के आया है यहाँ पर। किससे कितनी परतें हैं, तीन। एक केशिका ब्लड कैपिलरीज जो है, ये केशिका हमारी ब्लड कैपिलरीज जो है, ये ब्लड कैपिलरीज, इससे रक्त छन के आया। और फिर दूसरी जो हमने रखी यहाँ पर, ये हमारा बोमन संपुट, ये बोमन संपुट के सल की उपकला ऊतक। और इनके बीच में भरा हुआ जो मैंने बताया यहाँ पर, ये क्या है, आधारीय तत्व। आधारीय तत्व या आधारीय परत।
और इन तीनों को पार करके आया कौन है? रक्त। इन तीनों को पार करके आया है, यहाँ पर 3 परतों को पार करके आता है, किसमें? बोमन संपुट में आता है। तो यहाँ पर जो लिखा है, रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, दूसरा बोमन संपुट की उपकला, और तीसरा दोनों के बीच पाए जाने वाली आधारीय झिल्ली। इन तीनों से रक्त छनकर कहाँ आया है? बोमन संपुट, इस प्याले में। और आने का कारण क्या है? दाब में अंतर। इधर दाब ज्यादा है, इधर दाब कम है, और दाब में अंतर आएगा तो जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर किस पे आएगा? इस केशिकाओं पे। और केशिका पतली है, यहां से रक्त आसानी से कहाँ आ जाएगा? अंदर, और छन जाएगा। और छनने में मैंने आपको बताया है कि 1100 से 1200 ml प्रति मिनट छनेगा, यहाँ पर रक्त का फिल्ट्रेशन होगा। और इसकी दर देखें छनने की, तो आगे हमको समझ में आएगा। यहां पर से बोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोडोसाइट्स कहलाती है, जो विशेष प्रकार के विन्यासित होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, और इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र, स्लेट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है कि जिससे रुधिर की प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से, कि ये जो प्लाज्मा है, यहाँ पर ये जो छन के आया फिल्ट्रेट है हमारा, ये छन के आने वाले फिल्ट्रेट में क्या होगा वो समझना है। तो समझना यही है कि यहां से छन के आने वाला पदार्थ वही होगा जो रक्त का क्या है? प्लाज्मा। रक्त के प्लाज्मा में जो है वही छनकर यहाँ आएगा। रक्त में 2 भाग थी, संगठित पदार्थ और प्लाज्मा। तो पूरा प्लाज्मा किस में आएगा? इस फिल्ट्रेट में आने वाला है। पर यहाँ आंतरिक झिल्ली में क्या लगी है? पोडोसाइट कोशिकाएं। और ये पोडोसाइट ऐसी लगी होती हैं इंट्रिकेट मैनर में कि इनमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, और इन छिद्रों से केवल ये प्लाज्मा निकल पाता है। और जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है वो माइनस हो जाते हैं, रुक जाते हैं, प्रोटीन नहीं आ पाते हैं। तो प्लाज्मा में, रक्त की प्लाज्मा में और इस फिल्ट्रेट में अगर अंतर देखें, तो अंतर केवल किसका आएगा? प्रोटीन का। यह बहुत फेमस प्रश्न है कि रक्त की प्लाज्मा और यहाँ आने वाले फिल्ट्रेट में क्या अंतर है? तो वो अंतर किसका है? प्रोटीन का। रक्त की प्लाज्मा में ये प्रोटीन क्या रहेंगे? उपस्थित, और फिल्ट्रेट में क्या रहेंगे? अनुपस्थित, क्योंकि ये पोडोसाइट की परत से हुआ है, और इसे कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमने इसको नाम दे दिया है। किससे छनने वाला? पोडोसाइट कोशिकाओं से छनने वाला। वही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसे नाम दिया है परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको क्या देते हैं हम? नाम। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है, और स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा, 1 मिनट में कितना निस्यंद आएगा? फिल्ट्रेट मतलब निस्यंद। 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेशन हो जाएगा, कितना निस्यंदन आ जाएगा प्रति मिनट? वो निकल कर आता है 125 ml प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना निस्यंद बनेगा? 125 ml 1 मिनट में। और रक्त कितना छानेगी 1 मिनट में? 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml रक्त को छाना जाएगा, तब उसमें से कितना निस्यंद निकलेगा? 125 ml 1 मिनट में। और अगर एक दिन का हम हिसाब किताब लगाएं तो 180 लीटर हो जाएगा एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर कितना हो रहा है? 180 लीटर। और एक अगर हम बात करें 1 मिनट की, तो 125 ml, ये याद रखना है आपको। तो ये पूरा हमारा निस्यंदन की प्रक्रिया थी, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया थी। अब एक दिन में कितना फिल्ट्रेट आ रहा है? 125 ml। इस फिल्ट्रेट पे क्या आ रहा है? तो वो सब आ रहा है जो रक्त की प्लाज्मा में आ रहा है, केवल कुछ प्रोटीन को छोड़कर, बड़े प्रोटीन्स को।
अगली प्रक्रिया पुनः अवशोषण, क्यों जरूरत पड़ी हमको? प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मात्रा 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहा जाता है। हम बनाते हैं एक दिन में कितना मूत्र? 180 लीटर, लेकिन मूत्र विसर्जित करते मात्र 1.5 लीटर, मतलब बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का मूत्र का पुनः क्या हो गया है? अवशोषण। तो कहाँ किस भाग में किसका अवशोषण हो रहा उसकी बात करें। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। तो ये पुनः अवशोषण का काम ग्लोमेरुलस में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां तो फिल्ट्रेशन चल रहा है। तो कहाँ हो गए? वृक्क नलिका के विभिन्न भाग, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी में। और ये दो विधियों द्वारा होने वाला है, सक्रिय अथवा निष्क्रिय। सक्रिय की अगर हम बात करें तो ये जो सक्रिय होगा इसमें लगेगी ऊर्जा, ऊर्जा के खर्च पर सक्रिय और ऊर्जा के ना खर्च होने पर निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम इत्यादि सक्रिय होंगे। कैसे होंगे? सक्रिय मतलब ऊर्जा के खर्च पर इनका पुनः अवशोषण होगा, जो कि सबसे काम के हैं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और आयंस में सोडियम। जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ निष्क्रिय रूप से क्या होते हैं? अवशोषित। कि नाइट्रोजनी पदार्थ को तो सर हमको कहाँ फेंकना है? बाहर। फिर इनका पुनः अवशोषण, इनकी भी कुछ आवश्यकता लगती है हमको, इसलिए इनका क्या किया जाता है? पुनः अवशोषण। किसका? नाइट्रोजनी पदार्थ का। ये कैसे होते हैं? निष्क्रिय अवशोषित। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण भी किस प्रक्रिया द्वारा होगा? निष्क्रिय प्रक्रिया द्वारा। पानी को अवशोषित करने के लिए ऊर्जा का खर्च नहीं होता। आगे अगर हम बात करें तो कुछ पदार्थ को स्त्रावित भी किया जाता है। कुछ पदार्थ क्या किए जाते हैं? स्त्रावित। अभी इनको और डिटेल से थोड़ी बात करेंगे हम पुनः अवशोषण, सक्रिय की, जब तीनों भाग देखेंगे बस इसके बाद वाले टॉपिक में। स्त्रावण मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाओं की केशिकाएं निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थ का क्या करती है? स्त्रावण। ये स्त्रावण भी करती है, अवशोषण ही नहीं करती, कुछ डाल भी देती है मूत्र में। किस किस को? H+, K+ और अमोनियम आयन को। और नलिकीय स्त्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल, आयनी और अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। तरल का आयनिक साम्य बनाए कर रखता है और अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं ये तीन पदार्थ, H+, K+ और अमोनियम। इनका स्त्रावण किया जाता है। तो तीन चरणों में ये घटना क्या होती है? संपन्न। चलो अब आगे चलेंगे कि किस भाग में किसका अवशोषण हो रहा है, किसका स्त्रावण हो रहा है। इनकी प्रक्रियाएं अब चित्र के माध्यम से हम समझेंगे आगे इसमें। अब हम देख रहे हैं वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। अभी जो हमने वृक्क नलिका देखी है उसके विभिन्न भागों के अब हम क्या समझने वाले हैं? कार्य। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं वृक्क नलिका में समीपस्थ संवलित नलिका। क्या देख रहे हैं? समीपस्थ संवलित नलिका, पीसीटी। और पीसीटी में क्या होने वाला है? पीसीटी में होने वाला है, ये देखो यहाँ पर, ये वाला भाग हमारा कौन सा है? पीसीटी। और इस पीसीटी वाले भाग में क्या होने वाला है? सभी आवश्यक पोषक तत्व का 80 से 70-80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। सभी आवश्यक पोषक तत्व यहीं अवशोषित हो जाते हैं। कहां पर? यहीं पर पीसीटी में पोषक तत्व सभी, और यहां पर NaCl, इसके अलावा जल और कई सारे काम के 70 से 80% सॉल्ट, विद्युत अपघट्य और जल का यहाँ पर क्या हो जाता है? पुनः अवशोषण। साथ ही साथ HCO3- का भी पुनः अवशोषण हो रहा है, और उसी को मेंटेन करने के लिए 3 का यहाँ पर स्त्रावण हो रहा है। H+ आयन, अमोनियम और K+ आयन का यहाँ पर स्त्रावण भी हो रहा है।
समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों पीएच तथा आयनिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए H+ अमोनियम और K+ आयनों का निस्यंदन में स्त्रावण करता है और HCO3- का पुनः क्या कर लेता है, अवशोषण। तो ये पीसीटी की बात हुई है। अब चलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप की अवरोही भुजा, नीचे जाती हुई भुजा कौन सी है, अवरोही भुजा में जल के लिए वो क्या है, पारगम्य, और तेजी से जल का पुनः क्या होगा, अवशोषण। लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए अपारगम्य है, विद्युत अपघट्य के लिए अपारगम्य होती है और जल के लिए क्या है, पारगम्य। जैसे जैसे इससे जल निकलेगा ये जो द्रव्य है ये गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है, गाढ़ा कर देती है, क्योंकि पानी उड़ गया। जैसे जैसे पानी गया जो है यहाँ का द्रव्य सांद्र हो जाएगा। क्यों सांद्र हो जाएगा इसको हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, वहां और अच्छी तरह से समझ में आएंगी ये बातें। पर इस द्रव्य को नीचे नीचे मध्यांश में जाते हुए क्या करना है, सांद्रण। फिर ऊपर वाले को हमने नाम दिया है, कौन सी भुजा की ही है, अवरोही, और यह है आरोही, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इसमें ऊपर जाते हैं तो NaCl मतलब अब विद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य है और जल के लिए क्या हो गई है, अपारगम्य। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये विद्युत अपघट्य निकलेगा तो जैसे जैसे भुजा में निस्यंद ऊपर चढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता हुआ चला जाएगा। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे निस्यंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य मध्यांश तरल में जाने से निस्यंदन तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। चलो अगला है हमारा DCT, दूरस्थ संवलित नलिका। विशिष्ट परिस्थितियों में, हमेशा नहीं। पीसीटी हेनले लूप में हमेशा चलने वाली घटना है और डीसीटी में विशेष परिस्थितियों में Na+ और जल का कुछ पुनः अवशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम Na और K का संतुलन बनाए रखने तथा पीएच के नियमन के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनः अवशोषण एवं H+, K+ और अमोनियम का क्या करती है, स्त्रावण। यहाँ पर देखो NaCl H2O HCO3- का क्या कर रही है, अवशोषण। विशेष परिस्थिति में कंडीशनल है, लेकिन आयोनिक साम्य को बरकरार रखने के लिए H+, NH3 और K+ का क्या कर रही है, सक्रिय अवशोषण करती है। यहाँ पर ये सब काम ऊर्जा के खर्च पर होगा। अगला हमारा है संग्रहक नलिका, और संग्रहक नलिका इधर जा रहा है द्रव्य यहाँ पर, तो K+, H+ और इनका क्या करती है, स्त्रावण। यूरिया का पुनः अवशोषण और जल का क्या करती है, पुनः अवशोषण। और ये जाकर मध्यांश में गहराई में जाकर ये खुल जाएगी रीनल पेल्विस में। चलो इसको देख लेते हैं। संग्रहक नलिका, यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता के अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग से अवशोषित होता है। जल का बहुत बड़ा भाग इस यहाँ से क्या होता है, अवशोषित, ताकि मूत्र को सांद्र किया जा सके। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है, तो ये यूरिया का भी पुनः अवशोषण करेगा। पीएच के नियमन तथा H+ आयनों और K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रावण द्वारा रक्त में आयनिक संतुलन को क्या रखती है, बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संग्रहक नलिका। चलो अब देख रहे हैं निस्यंदन के सांद्रण की क्रियाविधि। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा वो यही है, निस्यंद के सांद्रण की क्रियाविधि। कैसे निस्यंदन का सांद्रण होता है उसको समझते हैं। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करता है। स्तनधारी में हम भी आते हैं और हम भी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। क्यों जरूरत पड़ती, क्योंकि गर्मी के दिनों में जल की आवश्यकता ज्यादा है
तो मूत्र सांद्रित विसर्जित किया जाएगा। और सर्दियों के दिनों में मूत्र जल की इतनी आवश्यकता शरीर को नहीं, इसलिए मूत्र जो है वो तनु स्रावित किया जाएगा और इस प्रक्रिया को बरकरार रखेगा ये निस्यंद की क्रिया विधि। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा दो है। हेनले लूप अभी देखा हमने, और उसी के समांतर चलने वाली केशिकाएं वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है। निस्यंद का प्रवाह कैसा रहेगा? विपरीत दिशा में। जैसे अगर ये मान लो हम देखते हैं हेनले लूप, और इस हेनले लूप में ये यहां पर निस्यंद की दिशा है, इसी के समांतर चलने वाली ये भुजा वासा रेक्टा, ये हेनले लूप और ये वासा रेक्टा दोनों समांतर चल रही है, लेकिन दोनों में द्रव्य की दिशा क्या है? विपरीत। दिख रहा है यहां पर द्रव्य की दिशा क्या है? दोनों में विपरीत। देखो, एक में द्रव्य जा रहा है नीचे और एक में द्रव्य जा रहा है ऊपर। दोनों में द्रव्य की दिशाएं क्या है? विपरीत। और इसी विपरीत के दिशाओं के प्रवाह प्रतिधारा उत्पन्न करता है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में होता है। ये दोनों भुजाओं में विपरीत, इन दोनों भुजाओं में भी विपरीत है। और हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांश अंतरकाशी के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। ये दोनों जो है, ये ऊपर वाला ये वाला भाग हम जानते हैं, नीचे वाला भाग मध्यांश है, और इस मध्यांश की सांद्रता को मेंटेन रखती है ये दोनों वासा रेक्टा और हेनले लूप। कैसे रखते हैं इसको आगे समझते हैं। ये है पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी से डायग्राम से चित्र से प्रश्न आते हैं। तो अब हमको यहाँ पर समझना है कैसे प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको उस डायग्राम में चीजें बहुत स्पष्ट समझ में आएंगे। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर 300 मिलियोस्मोल से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 मिलियोस्मोल की आवश्यकता है। तो वलकुट में 300 से मध्यांश गहराई में 1200 ml तक मेंटेन किया जाता है। सांद्रता बढ़ती जाती, नीचे जैसे जाते वृक्क के अंदर गहराई में जाते हैं तो सांद्रता बढ़ती है। और यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड NaCl और यूरिया के कारण बनती है, और यही इसको सांद्रण बनाते हैं। जैसे शक्कर, जितना पानी में शक्कर मिलाओगे चाशनी गाढ़ी होती जाएगी, और वो गाढ़ापन लाएंगे NaCl और यूरिया। ये दो मेन हीरो है इस पिक्चर के, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ विनिमय किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाशी को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इस प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। अब यहाँ चले, ये वाला भाग है हमारा वासा रेक्टा और ये वाला भाग है हेनले लूप नेफ्रॉन का। इसमें द्रव्य इस दिशा में गति कर रहा है, इधर ऊपर की तरफ। इसमें द्रव्य यहाँ देखें, हम इसको लगा के देखें तो इसमें द्रव्य जा रहा है ऊपर, इसमें द्रव्य जा रहा है कहाँ? नीचे। इस चित्र को इसके ऊपर फिट करना है तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है ऐसा लगा हुआ। तो यहाँ देखो, इसमें द्रव्य ऊपर जा रहा है और वासा रेक्टा में द्रव्य नीचे जा रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? काउंटर करेंट। और इसमें क्या हो रहा है? तो ऊपर हम देख रहे हैं वलकुट क्षेत्र, ये वलकुट है ये वाला, और नीचे वाला जो है वो मध्यांश है। ये वलकुट, बाह्य मध्यांश और ये आंतरिक मध्यांश। इनकी सांद्रता देखो 300 से 600, 900 और 1200। जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं सांद्रता बढ़ती जा रही है। और बढ़ाने वाले दो लोग हैं, हमने देखा, एक है NaCl और दूसरा है यूरिया।
यही दो लोग इसकी सांद्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ प्रतिधारा प्रतिरूप क्या करते हैं देखो यहाँ पर हम जानते हैं हेनले लूप की जो आरोही भुजा है, कौन सी भुजा है, ऊपर जाने वाली आरोही भुजा, और यह आरोही भुजा असेंडिंग लूप जो है वो NaCl विद्युत अपघट्य के लिए क्या है, पारगम्य। ये तेजी से क्या निकालेगी, NaCl, और जब ये NaCl यहां से छोड़ेगी तो ये यहां से मूत्र के जो है वो कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि शक्कर निकाल ली तो जो चाशनी हो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तनु हो जाएगी। और इस NaCl को फिर यहां से कौन ले लेता है, NaCl को ले लेता है नीचे जाती हुई ये आरोही भुजा, नीचे जाती हुई अवरोही भुजा किसकी, वासा रेक्टा की। किसको ग्रहण कर लेती है, NaCl, क्योंकि वासा रेक्टा में NaCl जाएगा, जितनी शक्कर जाएगी उतना वो गाढ़ा होगा, क्योंकि नीचे गाढ़ा चाहिए हमको द्रव्य। ठीक है, तो ये दोनों में काउंटर करंट हुआ, NaCl अदला बदली हो गई इनमें, एक ने NaCl दिया, दूसरे ने NaCl लिया। लेकिन जब ये वापस पर जाती है कौन, वासा रेक्टा की कौन सी भुजा, अब ये कहलाएगी आरोही भुजा। और ये आरोही भुजा जब ऊपर जाती तो पुनः NaCl को छोड़ देती है, क्योंकि इसको फिर से तनु होना। और यहाँ ये भुजा नीचे जा रही है तो जल को छोड़ रही है ताकि यहाँ सांद्रता नीचे बढ़े। इस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। इसमें एक देता है, दूसरा लेता है, एक दोनों में एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज मुख्य रूप से NaCl का होता है यहाँ पर इन्होंने एक और एनसीईआरटी ने दिया, कुछ मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करती है हेनले कलेक्टिंग डक्ट, और इस यूरिया का इस पतली भुजा में, आरोही भुजा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसका अवशोषण करता है किसका, यूरिया का कुछ मात्रा में, ताकि यहाँ कंसंट्रेशन कितना बना रहे, 900 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। और इसी को हमने कहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका मूल थीम क्या है, थीम यह है कि ये जो हमारी संग्रहक नलिका है, ये संग्रहक नलिका से ज्यादा अगर यहाँ सांद्रता बाहर की बरकरार रहेगी 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर, तो जल का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, पुनः अवशोषण। और जितना जल अवशोषित होगा इस मूत्र से कलेक्टिंग डक्ट में, उतना मूत्र का क्या होगा, सांद्रण। क्योंकि सांद्रित मूत्र यहां से जाएगा कहाँ, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग से कहा निकल जाएगा, बाहर। और यही था हमारा करेंटर करेंट मैकेनिज्म। और इस प्रक्रिया द्वारा प्रारंभिक वृक्क निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्रित मूत्र विसर्जित किया जाता है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहा जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। और यही क्रियाविधि मध्यांश की प्रवणता कितनी बनाए रखना चाहिए, 1200 मिली ऑस्मोल लीटर, और वो बना के रखी जाती है। इस प्रकार अंतरकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद को सांद्र करती है। यही प्रवणता, यही जो प्रवणता यहाँ, ये अंतरकाशी है, यह है अंतरकाशी, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस या मध्यांश अंतरकाशी, ये वाली जगह जो सफेद दिखाई दे रही है आपको। और यहाँ की सांद्रता को बरकरार रखने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म अपनाया गया है। और इसी के द्वारा ही जल का पुनः अवशोषण कौन कर पाता है, संग्रहक नलिका, और मूत्र का क्या कर पाती है, सांद्रण। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। यह निश्चित जल के ह्रास को रोकने में मुख्य क्रियाविधि है। और जल के ह्रास को रोकने में क्या है, मुख्य क्रियाविधि है यहाँ पर, कौन सी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, मूत्र को कितना गुना सांद्रण कर रही है, 4 गुना अधिक सांद्रण कर रही है। जो प्रारंभिक था उसका सांद्रण कितने गुना हो गया है, 4 गुना। चलो अगला हमारा जो टॉपिक है, वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्क क्रिया के नियमन में अगर हम बात करें तो वृक्क की क्रियाएं कैसे होती है, उसका रेगुलेशन कौन करता, कंट्रोल कौन करता, उसकी बात कर रहे हैं। वृक्क क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस, पहला कि हार्मोन पुनर्भरण
क्रियाविधि, सानिध्य कुछ उपकरण जेजीए ऑपरेटस और सीमा तक हृदय द्वारा होता है। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा जेजीए उपकरण और तीसरा है हृदय। ये तीन लोग के जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं, यही वृक्क की क्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। तो हमारे शरीर में कुछ ग्राहियां हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर तुरंत सक्रिय हो जाते, एक्टिव हो जाते हैं जब रक्त आयतन शरीर का क्या होता है, परिवर्तित, या तो बढ़ जाए या घट जाए, या फिर शरीर तरल का आयतन क्या होता है, परिवर्तित, या तो बढ़ जाए या घट जाए, या आयनी सांद्रण जो है उसके बदलाव में भी बढ़ने या घटने में तुरंत ये ग्राहियां, परासरणी ग्राहियां जो है, ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं किसके पास, ब्रेन के पास में, और काम शुरू हो जाता है। इन सब क्रियाओं का काम शुरू हो जाता है। तो कैसे होता है, तीन यहां पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाइपोथैलेमस की। तो निस्यंदन में जल की जो मात्रा है, उस निस्यंदन में जल की मात्रा जो हो गई है, वो जल की मात्रा परिवर्तित हुई है। निस्यंदन में जल की जो मात्रा है, वो जल की मात्रा क्या हुई है, परिवर्तित। और जैसे ही निस्यंदन में जल की मात्रा जो हुई है, वो हुई है कम, मतलब निस्यंदन में तरल की जो मात्रा है, फिल्ट्रेट की मात्रा है, वो क्या हुई है, कम। वैसे ही यहां से सिग्नल जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, कि निस्यंदन मतलब मूत्र में जल की मात्रा बढ़ती हुई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा अब जल की जो मात्रा थी वो निस्यंदन में क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाइपोथैलेमस सक्रिय होगा और किसके पास ले जाएगा सिग्नल, वो पीयूष ग्रंथि, ब्रेन के पास में, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और वहां से एक हार्मोन स्त्रावित होगा जिसका नाम है एडीएच। हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच, या इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। और ये जल का सक्रिय अवशोषण करवाएगा और संग्रह नलिका में, कहां कहां करवाएगा, ये संग्रह नलिका में, डी कहां पर, ये एडीएच जो हार्मोन है, यह जल का सक्रिय अवशोषण डीसीटी और संग्रह नलिका में तेजी से क्या करवाएगा, जल का पुनः अवशोषण। क्यों, क्योंकि जल की जो मात्रा है, वो जल की मात्रा मूत्र में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो जल की मात्रा जो मूत्र में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, उसको नियंत्रित करने के लिए अब यहाँ पर जल का पुनः अवशोषण की क्या है, आवश्यकता। और इसीलिए ये प्यास को भी क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि शरीर में जल की मात्रा क्या हो चुकी है, कम। तो प्यास जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हम पानी उतना ज्यादा पिएंगे, और जो जल मूत्र के रूप में हानि हो रही है, उस जल का भी पुनः क्या हो जाएगा, अवशोषण। ये प्रक्रिया को अंजाम देने वाला हार्मोन हमारा कौन है, एडीएच। यहाँ पर क्या है, ये एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। क्या नाम है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका दूसरा जो कार्य है, एक अन्य कार्य भी है इसी हार्मोन का, रक्त दाब जब क्या होता है, ये रक्त दाब को बढ़ाता है। जैसे ही रक्त दाब को ये बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो दर है, वो दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये काम भी कौन करता है, एडीएच। पर एडीएच का मुख्य कार्य अगर हम देखें यहां से, तो ये मुख्य कार्य एडीएच का है जल का सक्रिय अवशोषण, और वो दो जगह होगा, डीसीटी और संग्रह नलिका में, और प्यास को बढ़ाएगा। ये पहला काम है, ये हार्मोन्स नियंत्रित कर रहे हैं हमारे शरीर में। और दूसरा हमारे जेजी कोशिका, यदि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, गुच्छीय निस्यंदन दर क्या हो गई है, कम, फिल्ट्रेशन का काम क्या हो चुका है, कम, मतलब अभी गुच्छीय निस्यंदन की दर कम हुई है, तो छन्ने का काम कम हुआ, और छन्ने का काम कम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा यूरिया कहाँ जाएगी, रक्त में जाएगी। तो उसको रोकने के लिए फिर जेजी कोशिका
जेजीए ऑपरेटस में जेजी कोशिका क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और वो यकृत में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को अपने द्वारा स्त्रावित करके, रेनिन का स्त्रावित करके एंजियोटेंसिनोजन को किसमें बदलती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, कहाँ है ये, यकृत में। जेजी कोशिका रेनिन का स्त्रावण करके इसको बदलेगी एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को पुनः रेनिन किसमें बदलेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का काम है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, रक्त वाहिनी का ये क्या करता है, संकुचन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, रक्त वाहिनी का क्या करेगा, संकुचन। और जैसे ही रक्त वाहिनी क्या होगी, संकुचित, प्रेशर और एरिया में रिलेशन है उल्टा। यहाँ एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और ग्लोमेरुलर, रक्त का दाब बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की दर बढ़ जाएगी। जैसे छन्नी में से चाय छान रहे हैं और धीरे धीरे करके फिर चाय सारी छन जाती, फिर धीरे धीरे चाय छनना शुरू होती है, पर छन्नी में जो चाय पत्ती है उसमें चाय फिर अटक गई। अगर उसकी दर बढ़ाना है तो क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर डालते हैं, चाय तेजी से छनने लग जाती है। वही प्रेशर, रक्त दाब किसने बढ़ाया है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड ने, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की दर को बढ़ा दिया। साथ में इसका एक सहायक कार्य है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, और डीसीटी एलडी यहां से ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्त्रावित करेगा ये एल्डोस्टेरोन को, और यहाँ पर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्त्रावित एल्डोस्टेरोन की मदद से ये सोडियम और जल का क्या करवाएगा, पुनः अवशोषण। सोडियम और जल का पुनः क्या करवाएगा, अवशोषण। कौन करवाएगा, एंजियोटेंसिनोजन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करवाएगा, किसका, एल्डोस्टेरोन। एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन है, उसका स्त्रावण करवाएगा, और उसके स्त्रावण से एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन डीसीटी में जल और खनिज लवण का पुनः अवशोषण करवाएगा। ये काम भी किसका है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का। तो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, सेकंड के कारण ये सब काम चल रहा है, इसलिए इसको एक मैकेनिज्म नाम दिया है रास मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, इसे नाम दिया है रास मैकेनिज्म भी बोल दिया इस पूरी प्रक्रिया को। तो एंजियोटेंसिनोजन के दो काम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना और एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण करके सोडियम और जल का पुनः अवशोषण करवाना। अगला हमारा तीसरा भाग है हृदय। और जब हृदय का दाब बढ़ता है, हृदय के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो आलिंद जो है हृदय का, आलिंद और निलय, तो जो राइट आलिंद है वो एक फैक्टर स्त्रावित करता है जिसको कहा जाता है एएनएफ, एंटी न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर। क्या नाम है, एंटी न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ। एएनएफ जाकर वेसोडाइलेटर है, ये वेसोडाइलेटर मतलब ये रक्त वाहिनी को क्या कर देगा, चौड़ा। और जैसे ही रक्त वाहिनी चौड़ी हुई, क्षेत्रफल बढ़ेगा और दाब घटेगा, इससे रक्त दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये रास मैकेनिज्म के बिल्कुल विपरीत काम करता है, कौन, हृदय का ये एएनएफ। तो एएनएफ जो है वो हृदय की कोशिका आलिंद से क्या होता है, स्त्रावित। तो ये तीनों मिलकर हमारे यहाँ पर क्या काम करेंगे, निस्यंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलो अगला है मूत्रण की प्रक्रिया। कैसे ये मूत्रण की प्रक्रिया घटती है यह समझना है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग, और ये आई हमारे यहां से दो वाहिनियां, यूरेटर, मूत्र वाहिनी। मूत्राशय में मूत्र का संचय, ये मूत्र का संचय हो रहा है मूत्राशय में। ये गुब्बारे जैसा, बलून जैसी संरचना है, जैसे जैसे इसमें क्या भरेगा, यहाँ पर मूत्र संचित होगा, ये स्ट्रेच होगा, फैलता जाएगा, और मूत्राशय की दीवार क्या होगी, स्ट्रेच या क्या करेगी, फैलेगी।
किसकी दीवार फैलेगी? मूत्राशय की। जो बलून में जैसे हवा भरते हो बलून की दीवार फैलती है, और इसके फैलने से एक सेंसरी नर्व्स जाती है सिग्नल लेकर यहां से यूरिनरी ब्लैडर से ब्रेन के पास में, मस्तिष्क को बताएगी कि यह गुब्बारा भर चुका है, अब यहां से आपको यूरिन को क्या करना है? डिस्चार्ज, मूत्र का विसर्जन करना है। मस्तिष्क को जब मालूम पड़ती है तो वो तुरंत सिग्नल भेजता है मोटर नर्व के हाथ, संदेश देता है कि जाओ अब द्वार खोल दो और मूत्र का विसर्जन कर दो। तो मूत्राशय की चिकनी पेशी का संकुचन व यूरेथ्रल वाल्व का शिथिल होना, यहाँ की पेशी का चिकनी पेशी संकुचित होती है और यहाँ लगा है वाल क्या लगा है? वाल, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल वाल। ये शिथिल हो जाता है, ये वाल खुल जाता है और इसकी दीवार संकुचित होती है और तुरंत यहां से मूत्र का क्या हो जाता है? यूरेथ्रल मार्ग से मूत्र का बाहर आ जाना। मूत्र कहाँ आ जाता है? बाहर। और इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं मूत्रण या मिक्सचुरेशन। तो इस मूत्रण या मिक्सचुरेशन में कुछ नहीं है, यही मूत्राशय में मूत्र भरेगा, दीवार फैलेगी, सेंसरी नर्व जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन वहां से मोटर नर्व को भेजेगा, वो यहाँ शिथिलन और वाल को शिथिल करेगी और संकुचन करेगी और मूत्र बाहर आ जाएगा। ये मूत्रण है। आगे चले यदि, तो एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है, उसमें एक विशेष गंध है, वो अमोनिया की थोड़ा क्या है? गंध है, इसलिए एक विशेष गंध आती है, तीव्र गंध। रंग हल्का क्या है? पीला, और थोड़ा क्या है? अम्लीय है मूत्र। इसका पीएच 7 नहीं है, उदासीन नहीं है, थोड़ा 6 है, मतलब ये अम्लीय है मूत्र। वो इसमें एक हल्का पीला रंग है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, इसलिए पीला रंग भी आता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। मतलब 1.5 लीटर मूत्र से कितनी यूरिया को बाहर फेंका जा रहा है? 25 से 30 ग्राम यूरिया का विसर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है और मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है विभिन्न दशाएं, क्योंकि जो भी गड़बड़ शरीर में होगी उस कचरे को कहां से निकाला जाएगा? मूत्र के माध्यम से। तो आप मूत्र का विश्लेषण कर कई उपापचयी विकारों और वृक्क के ठीक कार्य न करने जैसी रोग निदान में मदद करता है। इसलिए तो हम ब्लड और यूरिन टेस्ट लगवाते हैं, क्योंकि यूरिन टेस्ट से तुरंत पता चल जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कार्य सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हम यूरिन टेस्ट से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया, तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोनूरिया, मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस के ये क्या है? सिम्टम्स। शुगर की बीमारी, यदि मूत्र में क्या आ रहा है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है और कीटोन की मात्रा बढ़ गई है, कीटोनूरिया हो गया है, तो डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह रोग हो जाता है। शक्कर की बीमारी जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। तो उसका पता हम यूरिन के टेस्ट से कर सकते हैं। चलो आगे चलें। अन्य उत्सर्जी अंग, हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो वो वृक्क या किडनी। लेकिन उसके साथ में अगला हमारा देखें यदि, तो फेफड़ा। हमारा फेफड़ा प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। फेफड़े भी उत्सर्जन करते हैं। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ? CO2। और जल भी उत्सर्जी पदार्थ है। ये मत सोचना जल उत्सर्जी नहीं है, जल भी उत्सर्जी पदार्थ है। इसको फेंका जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। 200 ml प्रति मिनट CO2 शरीर से कहाँ आती है? बाहर। अगला है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी है? यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का ये क्या करती है? स्त्रावण, जिसमें क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं, ड्रग्स जैसे पदार्थ होते हैं। और ये पित्त के साथ कहाँ आते हैं? बाहर। और ये जब बाहर आएंगे तो ये मल के साथ कहाँ निकाल दे जाएंगे? बाहर। क्योंकि ये यकृत ग्रंथि जाकर खुलती किसमें है? ये छोटी आंत में खुलेगी
और छोटी आंत में इन सारे पदार्थ को रखा जाता है, फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से इनको मल के द्वारा कहाँ छोड़ दिया जाता है, बाहर। तो ये पित्त के साथ आने वाले ये पदार्थ हैं, इनका भी उत्सर्जन शरीर से बाहर किया जाता है। यकृत करता है इसमें कौन कौन से, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नकृत स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और औषधीय ड्रग्स। अगला है त्वचा। हमारी त्वचा भी उत्सर्जन का काम करेगी, किसके द्वारा, श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया व लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। तो हमारे शरीर से पसीना निकलना खराब बात है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि नमक भी शरीर से बाहर छोड़ा जाएगा, कुछ मात्रा में यूरिया और लैक्टिक अम्ल को भी कहाँ छोड़ा जाएगा, बाहर। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखना है। ध्यान रखना, पसीने का मुख्य काम उत्सर्जन नहीं है, मुख्य कार्य है शरीर को ठंडा रखना। लेकिन ऊपर बताया गया कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। दूसरा है यहाँ पर सीबम ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां। दो है, एक श्वेत ग्रंथि पसीना ग्रंथि और दूसरा है तेल ग्रंथि। सीबम द्वारा स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन्स, मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। तो तेल ग्रंथि किस किस का निष्कासन करेगी, स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन्स, मोम जैसे पदार्थ का निष्कासन करेगी। ये स्त्रावण त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन्स, मोम ये तेलीय कवच प्रदान करते हैं, त्वचा को सुरक्षा दे रहे हैं। कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है, लार द्वारा भी निष्कासन होता है कई सारे पदार्थ। इससे लार का क्या फायदा, लार को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, लार आहार नाल में जाएगा और मल के साथ बाहर आ जाएगा। तो इस लार के द्वारा भी कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को इस शरीर से कहाँ छोड़ा जाएगा, बाहर। चलो अब चलते हैं वृक्क की विकृतियां। कहाँ चलने वाले हैं, वृक्क की विकृतियां। और सबसे पहली जो विकृति हम देख रहे हैं वो है यूरेमिया। क्या है, यूरेमिया। इसी को समझना, सबसे बड़ी विकृति यही है यहाँ पर। इसके लिए मैं बना रहा हूं डायलिसिस मशीन। ये हमारी ये डायलिसिस मशीन, इसमें दो छिद्र बना देते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये दो छिद्र हैं। अब यहां से ये पाइप गई है, ये रहा। अब थोड़ा सा हम यहाँ और देख लेते हैं, एक ट्यूब और मैंने बना दी यहाँ पर, एक ट्यूब इधर से ला रही है पदार्थों को। चलो अब यहाँ पर पदार्थ देख लेते हैं हम। इसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये रक्त के अंदर रक्तवाहिनी है। और यहाँ पर यह है प्लाज्मा का द्रव्य, यहाँ है ये प्लाज्मा द्रव्य जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये है डायलाइसिस द्रव। ये क्या है, डायलाइसिस द्रव्य है। यहाँ पर यह है सेलोफेन झिल्ली। चलो अब समझ लेते हैं क्या है ये प्रक्रिया, क्या है यूरेमिया, क्या है ये डायलाइसिस मशीन, क्या है। तो वृक्क में यदि हम चलें तो वृक्कों की खराबी के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। यकृत में क्या, वृक्क में क्या एकत्रित हो जाएगा, यूरिया। तो रक्त में यूरिया, वृक्क की खराबी से रक्त में क्या एकत्रित हो गया है, यूरिया। अगर चाय छलनी खराब हो जाए तो चाय पत्ती कहाँ आना शुरू हो जाएगी, चाय में आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब
चाय छन्नी खराब हुई है मतलब खून खराब हुआ है वृक्क, और वृक्क की खराबी के फलस्वरूप रक्त मतलब चाय में क्या आना शुरू हो गया है, चाय पत्ती मतलब यूरिया आना शुरू हो चुका है, जिसे एक बीमारी नाम दिया है यूरेमिया कहा जाता है, जो अत्यंत हानिकारक है। यूरिया रक्त में बढ़ना हानिकारक है और इसे ही यूरेमिया कहा है। रक्त में यूरिया का बढ़ना क्या कहलाता है, यूरेमिया। वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है और वृक्क के खराब होने के लिए मुख्य रूप से यह उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलाइसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। यह है प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं हीमोडायलाइसिस। प्रक्रिया का नाम क्या है, हीमोडायलाइसिस। इसको पढ़ लेते हैं, फिर यहां मैं चित्र से समझाऊंगा इसको। रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। समझो इधर, यहां पर रोगी की कलाई से रक्त निकाला जाता है, लेकिन रक्त बाहर निकला है तो इसमें रक्त का थक्का जम सकता है, तो इसको थक्का से रोकने के लिए हिपेरिन जैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ मिलाया जाता है, हिपेरिन जैसा पदार्थ इसमें मिलाकर छोड़ा जाता है ताकि रक्त का थक्का ना जमे। ठीक है, और इसको कहां ले जाया जाता है, हीमोडायलाइसिस यूनिट। ये हीमोडायलाइसिस यूनिट में छोड़ा जाता है। इसमें इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी होती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। चलो अब यहां समझ लेते हैं। यह सेलोफेन नली है और इसकी झिल्ली को सेलोफेन झिल्ली कहा है। अब यहां जो रक्त आया है उसका जो रक्त का प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का संगठन और ये हीमोडायलाइसिस जो द्रव भरा हुआ है इसके बाहर, इन दोनों का संगठन एक समान होता है, केवल किसको छोड़कर है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ केवल किसमें मिलेंगे, रक्त प्लाज्मा में, और हीमोडायलाइसिस द्रव में अनुपस्थित है। अब क्या होगा, छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते और रक्त को अशुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब देखो यहां क्या हुआ, ये तेजी से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ सेलोफेन ट्यूब में ज्यादा है और हीमोडायलाइसिस द्रव में कम है। ये तेजी से कहां आएंगे, बाहर, सांद्रता के कारण। सांद्रता रक्त प्लाज्मा में ज्यादा और डायलाइसिस द्रव में कम, तो डायलाइसिस द्रव में बाहर आना शुरू हो जाएंगे, रक्त वाहिनी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये रक्त अब यहाँ जो आएगा ये कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। रक्त क्या हो गया, शुद्ध, क्योंकि सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ आ गए हीमोडायलाइसिस द्रव्य में। अब इसमें फिर से, क्योंकि अब इसमें आपने मिलाया था हिपेरिन जैसा पदार्थ, अब एंटी हिपेरिन एंटीकोगुलेंट मिलाकर इसको फिर कहां छोड़ दिया जाता है, मनुष्य के हाथ में छोड़ दिया जाता है। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर, अभी जैसा मैंने बताया, रोगी की सिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है, सिराओं में डाल दिया जाता है। अब रक्त की धमनी में नहीं, सिराओं में पुनः इसको छोड़ दिया जाता है। और इस विधि से संसार में यूरेमिक व्यक्ति के हजारों पीड़ितों के लिए क्या साबित हुआ है कि वरदान साबित हुआ है। ये विधि हजारों लोगों के लिए क्या साबित हुई है, एक वरदान साबित हुई है, हीमोडायलाइसिस। तो ध्यान रखना, यहां से द्रव्य लगातार फ्रेश द्रव्य उपलब्ध कराया जाता है और यहाँ से जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट वाले द्रव को इसमें निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती, नहीं तो यहाँ सांद्रता बढ़ जाए, यहाँ बढ़ गई तो फिर छन्ना बंद हो जाएगा। इस तरह से यूरेमिया का इलाज हम आज कर पाए हैं हीमोडायलाइसिस यूनिट के द्वारा। चलो अगली बीमारी देखें यहां से हम, तो वृक्क क्रियाहीनता। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क के प्रत्यारोपण है। अब किडनी फेल्योर, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो अब तो पेशेंट की किडनी निकाल कर दूसरी किडनी लगाना ही पड़ेगी आपको।
प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता की क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है। भाई बहन हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो, जिसमें प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र अस्वीकार नहीं करे। जितना करीबी रिश्तेदार होगा उतना जो है यहाँ पर प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसको अस्वीकार नहीं करेगा। अगला है यहाँ पर रीनल कैलकुलाई, वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टल लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट आदि। तो वृक्क के मूत्राशय में जो है यूरिनरी ब्लैडर में और मूत्रवाहिनी में क्या बन जाते हैं, यहाँ पर वृक्क में बनने वाले अघुलनशील या पथरी जिसको हम कहते हैं वो यहाँ अटक जाते हैं और बहुत तीव्र क्या होता है दर्द, या इसमें यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ मूत्र मार्ग में अटक जाते हैं। फिर इसका मेडिसिन से गल सकते हैं या फिर इनका ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन होता है, निकाल दिया जाता है बाहर, उसे रीनल कैलकुलाई कहा है पथरी बीमारी को। अगला है आखिरी बीमारी जो हमारी है वो क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुच्छ शोध ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये बाउमन कैप्सूल्स में जो हमने रक्त वाहिनी का गुच्छा देखा जो है यहाँ पर, इसमें शोध हो गया है। क्या हो गया है, शोध। और इसमें अगर सूजन आई और गड़बड़ हुई तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, और इस बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बस इतना ही है यहाँ पर। ये चैप्टर अब हमारा क्या हो गया है, समाप्त। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे हम वन शॉट वीडियो लेक्चर की सीरीज में। थैंक यू।